हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर जो लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है, एक यात्रा वृत्तांत है, लहासा की ओर का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। परंतु उससे पूर्व हमें लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है। यदि लेखक के विषय में नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और दूसरी एक और मुख्य बात है कि कई बार आपके एमसीक्यू जो आते हैं वो लेखक संबंधी भी पूछे जाते हैं। उनके जीवन से संबंधित हो सकते हैं, मृत्यु से संबंधित, जन्म मृत्यु से संबंधित है, रचनाओं से संबंधित है, किस शैली में लिखते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू करती हूं। लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, जो यूपी में है, वहां हुआ था। आप देखिए, हम यूपी के रहने वाले कितने सौभाग्यशाली हैं कि पहले भी कई बार मैंने बताया है कि अनेकानेक हमारे साहित्यकार, कवि यूपी में, या बहुत सारे हमारे ऐसे महापुरुष हैं कि जिन्होंने यूपी में जन्म लिया है। तो ये हम सोच सकते हैं कि हमारे भावी कर्णधार यानी आप लोग, हमारे युवा, बहुत कुछ ऐसा कर जाएंगे जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, संभवतः आगे भी लोग पढ़े ऐसे ही। इनका वास्तविक नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में संपन्न हुई। सन 1930 में ये श्रीलंका गए और इन्होंने वहां जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। राहुल जी पाली, प्राकृत ये भाषाएं हैं, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में लिखते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी भाषाओं को ये जानते थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। अब नेचुरल है, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान होना सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। सन 1963 में इनका निधन हो गया था। इनके उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन इनके द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि कुछ प्रमुख हैं। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान सबसे अलग है, अन्यतम है, सबसे अलग है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले जितने भी फायदे हैं, लाभ हैं, उनका अपनी रचनाओं में विस्तार से वर्णन किया। यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य इन्होंने अपने लेखन में बना लिया। अब मैं पाठ के संक्षिप्त परिचय पर आ जाती हूं और फिर उसके बाद सार स्पष्ट कर दूंगी। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते पूर्ण की थी। यानी नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश अर्थात झूठे वेश में की थी। छद्म बदलकर, वेश बदलकर। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन
लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से, रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ में दिया गया है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब खुला हुआ नहीं था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत पहुंचाई जाती थी या जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, परंतु आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, खंडहर बन गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग किले को ही कहते हैं, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना रखा है, यानी वो लोग वहां बस गए हैं, वहां घर कुछ ही ऐसे हैं जो आबाद दिखाई देते हैं, यानी वहां लोग रहते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था, परित्यक्त जिसका त्याग किया हुआ, छोड़ा हुआ। वहां हम चाय पीने के लिए ठहरे, लेखक, और आप देखिए कि वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें भी हैं और बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, आराम की बातें भी हैं। जैसे वहां जाति पाति, छुआछूत, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और वहां की महिलाएं पर्दा भी नहीं करती। ये उस समय का वर्णन किया गया जब लेखक ने यात्रा की थी 1929-30 में। बहुत ही जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, केवल वही ऐसे होते थे जिनको घरों में जाने की आज्ञा नहीं होती थी, क्योंकि ये भय बना रहता था कि कहीं चोरी ना कर ले। हालांकि लेखक भी भिखमंगे के वेश में थे, परंतु ऐसे भिखमंगों को घर के भीतर जाकर अपना सामान देकर अपनी चाय बनवा सकते थे, वो रसोई तक भी जा सकते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई मनाही नहीं थी। हालांकि अपरिचित थे, पर फिर भी कोई मनाही किसी तरह की नहीं थी। वो चाहे घर में बहू हो, बेटी हो, सासू हो, जिसको भी आप सामान देंगे वो आपकी चाय बनाकर दे देंगे। चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन, जिसको वहां खोटी बोला जाता है, में रखकर आपको वापस दे देंगे। यदि बैठक की जगह उनके रसोई से, चूल्हे से दूर है और आपको यह भी डर है कि उसमें सारा मक्खन ना डाला जाए, तो आप खुद जाकर वहां चाय बनवा सकते हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है कि आप भीतर न जा सके। परित्यक्त चीनी किले से जब लेखक आगे बढ़ने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी आज भी आप देखते होंगे कि हम टोल प्लाजा पर रुककर देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए टैक्स चुकाते हैं, ताकि हमारी सड़कें सही बन सकें और उन सड़कों पर हमें असुविधा ना हो। क्योंकि यदि टूटी फूटी सड़कें होंगी, सही व्यवस्था, रास्ते सही नहीं होंगे, तो कई बार एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और व्हीकल भी खराब होते हैं। तो इसीलिए यहां भी ये राहदारी यानी टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी, जिसकी इन्होंने परमिशन ली थी स्पेशली, कि इन्हें कोई राह खर्च नहीं देना था। तो वो इन्होंने शायद वहां के कलेक्टर आदि से, शायद उसी दिन हम थोंकला के पहले के आखिरी गांव में भी पहुंच गए। वहां जो इनके साथ सहयात्री था मंगोल सुमति, सुमति यानी अच्छी मति, मति कहते हैं बुद्धि को। नाम देखिए कितना सुंदर नाम है सुमति। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी उस समय इन्हें वहां रहने की अच्छी जगह मिल गई थी, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई थी। जबकि 5 वर्ष बाद ये वहां से जब लौटे, अच्छे वेश में थे, परंतु इन्हें रहने की अच्छी सुविधा, अच्छे से रहने का व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद इन्हें डांडे, थोकला यानी जो बहुत ऊंची जगह है, पहाड़ है, पहाड़ों से घिरी हुई जगह है, जहां एक ही पगडंडी जैसा रास्ता है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है,
और चोर डाकुओं का भी खतरा बना रहता था, क्योंकि वहां की सरकार इस तरह के रक्षा खर्च पर, रक्षा पर, सुरक्षा पर किसी तरह का कोई खर्च नहीं करती थी। और लोग जैसे हमारे यहाँ कोई लाठी डंडे लेकर घूमते हैं ना, वहां बंदूक पिस्तौल लिए घूमते थे लोग। और चोर डकैत पहले वो क्या करते थे कि यात्री को मारते थे, बाद में उसके बैग में देखते थे कि क्या सामान है क्या नहीं है, मारने के बाद। तो इसलिए सबको हत्या का डर रहता था वहां, कानून ना होने के कारण। फिर एक और मुख्य बात थी कि यदि वहां हत्या कर भी जाती थी, क्योंकि दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, चश्मदीद नहीं मिलता था, चश्मदीद ना मिलने से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो बहुत सारे, अब जैसे बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, छुआछूत, जाति पात, पर्दा प्रथा, इन सब का वहां कोई प्रचलन नहीं था। तो ऐसी अव्यवस्थाएं भी थी जिनके कारण से कठिनाई होती थी यात्रियों को या वहां के लोगों को भी। मैदान में भी यदि किसी की हत्या कर दी जाती थी और चश्मदीद ना मिले तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी वहां। उस समय का समाज ऐसा था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंकला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी चिंता परवाह न करते, क्योंकि हम भिखमंगे के वेश में थे। अब भिखमंगे के पास तो सामान चुराने का क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए इनको इतनी चिंता नहीं थी। जहां भी कुछ ऐसे लोग देखते ही कि भाई कोई डाकू या हथियारबंद लोग हैं, तो वहीं अपनी टोपी उतार कर उससे भिक्षा मांगने के, उसमें वहां की भाषा में कुछ ही करने लगते कि भाई हम तो भिक्षुक हैं, हमें भिक्षा दे दो, हम तो बहुत गरीब है। तो फिर लूटने की तो बात ही कहां से आ जाती कि कोई लूटता इनको। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक ने सुमति से कहा कि यहां से लंकोड़ तक के लिए हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए, सामान भी रख लेंगे और उस पर चढ़कर आसानी से यात्रा भी तय कर लेंगे। अगले दिन उन्होंने घोड़े पर सवार होकर ऊपर की चढ़ाई शुरू की, डांडों की। डांडे से पहले एक जगह इन्होंने चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर ये जा पहुंचे। अब ये आगे का जो पोर्शन मैं पूरा पढ़कर आपको बता रही हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण की तरफ कहा गया है, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल रहे थे, दिखाई दे रहे थे। भीटे कहते हैं टीलों को। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी उन पर किसी तरह की कोई हरियाली या बर्फ नहीं थी, न किसी तरह की हरियाली और न ही किसी तरह की बर्फ। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान डांडे के देवता का स्थान था। ये मैं आपसे कह रही थी, ऊंचाई की जगह, ऊंचाई की यदि हम मात्रा की बात करें 16-17 हजार फीट में बताई गई है, 17-18 हजार फीट में, और ये डांडे के देवता का स्थान था। यहाँ के लोग जो हैं गंदा करने में हिचकिचाते हैं। हम जैसे कहीं भी खाया, रैपर कहीं भी डाल दिया, वाटर बोतल पानी पिया कहीं भी छोड़ दी, वहां के लोग इन सब चीजों को, जितनी भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, उन सबको परमात्मा का दर्जा देते हैं। और जब हम किसी को परमात्मा का दर्जा देते हैं तो हम वहां गंदगी नहीं फैलाते कि जहां चाह हमने खाकर रैपर फेंक दिया, जो चाहे फेंक दिया। वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इनको भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि यदि हम यहां गंदगी फैलाएंगे तो भगवान नाराज होंगे और हमें मार देंगे। देखिए, कोई भी बात यदि आपको साइंटिफिक दृष्टि से समझाई जाती है तो वो बहुत जल्दी हम अप्लाई नहीं करते, समझ में नहीं आती। वही बात यदि हम धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक संकेत देते हुए समझाएं तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा ही यहां बताया गया है। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। अब उतराई पर चढ़ने के साथ साथ इनके साथ ये सुमति और लेखक ही नहीं थे, इनके साथ सहयात्री और भी थे। अब यहां से क्या हुआ कि लेखक का घोड़ा थोड़ा स्लो था। ये भी इंपॉर्टेंट है जो पोर्शन अब बता रही हूं मैं आपको,
और वे बजाय बाएं रास्ते की तरफ दाएं रास्ते की तरफ जाने के बाएं रास्ते की तरफ मुड़ गए। जाना तो दूसरी तरफ था, बाकी इनका घोड़ा सुस्त था, ये उसको पैर मारकर या ठकार कर आगे बढ़ाते, वो उतना ही पीछे जाता, जितना आगे बढ़ता उतना पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता। उनका घोड़ा चलता ही नहीं रहा, वो यात्रियों से पिछड़ गए। अब एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ते की तरफ मील 1.5 मील चला गया। वहां जाकर इन्होंने किसी से पूछा लंकोर का मार्ग कौन सा है। तब इनको जाकर पता चला कि ये तो गलत मार्ग पर आ गए। फिर ये वापस आए, आकर फिर सही रास्ता चुना और लंकोर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सुमति मंगोल भिक्षु था, एक तो चेहरा वैसे ही लाल था उसका, ऊपर से वो गुस्से से खूब लाल पीला हुआ। और उसने अब गुस्से में कहा कि आपकी प्रतीक्षा में मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले हैं। कंडे कहते उपलों को, ये हमारे ईंधन में काम आते थे। कुछ जगह आज भी रूरल एरियाज में इनका प्रयोग किया जाता, सदुपयोग होता है ये। लेकिन जितनी जल्दी सुमति को गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लेखक ये बात इतनी यात्रा में भली भांति जान गए थे और लेखक ने उसे समझाया कि मैं क्या करूं मित्र, मेरा घोड़ा ही सुस्त था, फिर मैं रास्ता भटक गया था। और तब तक वो तुरंत शांत भी हो गए। मैं तो सोच रहा था कि देर रात तक पहुंचूंगा, मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गया शाम को। खैर, सुमति शांत हो गए और लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहां भी उनके अच्छे यजमान थे सुमति के। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसमें सब्जियां भी होती हैं, मूली आदि, हड्डियां भी होती हैं, मांस भी होता है, सत्तू भी होता है। इन सबको मिलाकर बनाया जाने वाला पदार्थ, उसको थुक्पा कहते हैं। क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है पहाड़ों में, तो वहां इस तरह का आहार आवश्यक होता है। अब तिंकरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। यानी तिंकरी का मैदान ऐसा था जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूं कि ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंकरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के गंडे खत्म हो जाने पर वो किसी भी कपड़े से, लोगों को बोध गया का कपड़ा बताकर किसी भी कपड़े से वो ताबीज तैयार कर लेता था, गंडे जिसको कहते हैं, और लोगों को देता था। देखिए, लोगों की आस्था है, विश्वास है, उन्हें ये पता है कि यदि हमारा समय खराब चल रहा है या कुछ भी चल रहा है और हम पंडित के पास या अपने किसी भी धर्म गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें समाधान बताता है। ऐसे सुमति गंडे देता था कि ये बोध गया से लाया हूं मैं, इनसे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका यह कष्ट दूर हो जाएगा। लोग विश्वास भी करते थे और दक्षिणा भी देते थे। अब इस समय सुमति पास के गांव में जाना चाहता था, जहां लेखक ने उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि सुमति जाता तो 2-4 दिन लगा देता। अब इनकी यात्रा में देरी हो रही थी, इसलिए लेखक ने यह आश्वासन दिया कि आप लहासा पहुंचेंगे तो मैं आपको जितना पैसा इन सब से मिलेगा उतना पैसा मैं तुम्हें चुका दूंगा, पर अब हम रुकेंगे नहीं। इसके बाद सुमति ने यह बात मान ली। दूसरे दिन उन्होंने भरिया, यानी जो भार को ढोने वाला होता है, कुली जिसको बोलते हैं, ढूंढने का प्रयास किया पर उन्हें मिला नहीं। सुबह सुबह वो चले नहीं। 10-11 बजे की तेज धूप में अब अपना सामान उन्हें कमर पर लाद कर चलना पड़ रहा था, और धूप थी तो इतनी तेज के माथे पर तपती और पसीना आ जाता, परंतु पीठ पीछे यदि देखें तो ठंडा बर्फ जैसा पड़ा था। मतलब अजीब एक ठंड का यदि वहां या मौसम यदि देखें तो सामने धूप पड़ रही है तो बहुत अधिक गर्मी है, परंतु पीठ पीछे सर्दी महसूस हो रही है, बर्फ जैसी ठंड, बड़ा अलग सा। इस समय दोपहर का 2 बजे का सूरज मुंह करके चला ही नहीं जा सकता, इतनी तेज धूप वहां लगती थी। ललाट
मस्तक के लिए प्रयोग किया गया है, माथे के लिए धूप में तपने लगता था, जलने लगता था। यद्यपि सुमति के परिचित तिंकरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी से मिलने का बहाना करके वो लेखक को शेखर विहार की ओर लेकर चल पड़े। उनसे उधर जाने का आग्रह किया और तिब्बत की जमीन जो है वो बहुत सारे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों के पास होता है, विहार के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है और बाकी उन्हें मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, यानी बिना पारिश्रमिक दिए मजदूरों से वो खेती करवा लेते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहां किसी साधु आदि को भेज दिया जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता। उसका आदेश उसी तरह पालन करते हैं जैसे कोई राजा आदेश देता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु थे, उनका नाम था नमसे। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से लेखक और सुमति से मिले। हालांकि लेखक का वेश, जैसा पहले भी कहा गया है, भिक्षुक का वेश था, तो ऐसे में कोई भिक्षु ऐसे भिखमंगे के वेश में यदि कोई जाए तो कैसे मान सकता है कि भाई ये कोई अच्छा व्यक्ति होगा। परंतु फिर भी वो बहुत प्रेम से उनसे मिले और उन्हें वहां का मंदिर भी दिखाया, जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की अनुवाद की हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। अब लेखक ने तो अपना आसन वहीं लगा लिया, क्योंकि लेखक थे, पढ़ने लिखने में अध्ययनशील थे, पढ़ने लिखने में तो इनकी रुचि थी ही, और यात्रा वृत्तांत लिखने के उद्देश्य से ही ये वहां यात्रा पर गए थे। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी का वजन लगभग 15 सेर रहा होगा। सुमति ने फिर अब देखा कि लेखक तो पढ़ने में बिजी हो गए। उसने कहा कि मैं जरा पास के गांव में अपने यजमानों से मिलाऊं। अब लेखक के पास बहुत सारा मटेरियल था और जानकारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ था, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ, तुम जा आओ। लेखक ने उसने सुमति ने कहा मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम चले जाओ आराम से, कोई बात नहीं। अब लेखक उन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। एक सेंटेंस कहा गया है, अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उसे वहां जाने की आज्ञा दे दी। दूसरे दिन वे गए और लेखक ने समझा कि 2-3 दिन लगाएगा, परंतु यह क्या, वो तो दोपहर बाद ही वापस चले आए। तिंकरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। फिर उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो आगे की यात्रा पर चल पड़े। इस अंक में स्टूडेंट्स में यहीं तक करवाऊंगी और इसके बाद प्रश्न उत्तरों पर आपके साथ चर्चा करूंगी। फिर नया विषय आपके अभ्यास प्रश्न और उत्तर लेकर आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।